Hello everyone, very good morning to all of you. You are welcome in online class of RCC Public School. Today is very important chapter of physics. Your chapter is work, energy and power. ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेली की रूटीन में आप कुछ ना कुछ वर्क करते ही हैं, पर साइंस के नज़रिए से वर्क हम किसे कहते हैं और इन प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क क्या कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है वर्क। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक बैठ कर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यूस रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या यह आपका एक्चुअल वर्क में काउंटिंग होगा? साइंस में वर्क हम किसे कहते हैं? तो आम तौर पे जैसे हम डेली लाइफ में कोई वर्क करते हैं, मान लेते हैं कि रनिंग करते हैं या किसी से बात करते हैं या सिंगिंग करते हैं या मूवी देखते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो ये सब हमारा जो है काम का ही कहीं न कहीं एक पार्ट है, डेली वर्क का ही पार्ट है। और हमें ये लगता है कि जिसको हम फिजिकली या मेंटली एक्टिविटी में जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, वह वर्क है। बट साइंस में रियलिटी वर्क क्या चीज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि वर्क में हम क्या करते हैं कि पार्टिकुलर जिस पे फोर्स लगाते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, और वह ऑब्जेक्ट कुछ दूर ट्रेवल कर जाए, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो हम ये कहते हैं कि तो साइंस कहती है कि कुछ वर्क डन आपका हुआ। दैट मीन्स वर्क का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वह ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो साइंस उसे वर्क डन कहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आप एक स्टोन लिए हैं, एक भारी पत्थर है, और आप उसको पुश करके कुछ दूरी पे डिस्प्लेस कर देते हैं, तो आपने जो फोर्स लगाया और वह स्टोन कुछ दूरी पे डिस्प्लेसमेंट हो गई और उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो साइंस ये कहती है कि आपने काम किया। बट अगर आप उसी स्टोन पे फोर्स लगा रहे हैं और वह अपनी जगह से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं पे स्थित है, तो ऐसी स्थिति में साइंस ये कहता है कि आपका वर्क डन क्या है, जीरो है, आपने कोई काम नहीं किया। तो दैट मीन्स ये है कि इन साइंटिफिक लैंग्वेज वर्क में डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी ही है, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो हमारा वर्क डन हुआ, अदरवाइज वर्क डन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मान लो फुटबॉल आप प्लेइंग कर रहे हैं, फुटबॉल को आपने किक किया, फुटबॉल की पोजीशन एक स्थान से दूसरे लोकेशन पे चेंज हो गई, तो उसके बीच में उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट का जो है मूवमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वर्क डन किया। या सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे किसी टेबल से आपने बुक को उठाया, तो बुक की जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, यानी उसका लोकेशन आपने क्या किया, आप किया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स लगाने पे बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि आपने वर्क डन किया। अब इसी से आप कंपेयर कर लें, अगर मान लो कि आप 2-3 घंटे बैठ करके कंटिन्यूस रीडिंग कर रहे हैं, तो क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या कोई मूवमेंट हो रहा, नहीं। तो साइंस इसको वर्क नहीं मानती है। ये आप मेंटली इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो सकती नहीं। तो दैट इज़ द डिफर फ्रॉम जर्नल टर्म ऑफ वर्क एंड साइंटिफिक टर्म ऑफ वर्क। तो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज़ वर्क। तो हम वर्क को कह सकते हैं व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट सच दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अगर हम किसी पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स के डायरेक्शन में, तभी हम कहते हैं कि हमारा वर्क डन हुआ। या ये कह सकते हैं, और द वर्क डन इज सेड टू बी डन, द वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स क्रिएट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या हम ये कह सकते हैं कि तभी हमारा वर्क डन होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएं और वह फोर्स ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दे, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कर दे, तो हम उसे कहते हैं वर्क डन।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी दीवार पे आप पुश करके उस पर कंटिन्यूस आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस दीवार का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, वो वहीं का वहीं पे दीवार है, तो आपने कितना वर्क डन किया? 0, यानी आपने कोई काम नहीं किया। तो इस तरीके से हम देखें तो वर्क डन आपका ये हुआ कि when the force is applied on any object such that displacement of the object occur in the direction of force, or the work done is said to be done when force create displacement of the object। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वर्क डन जो है आपके दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जो आपने उस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाइड किया, और सेकंड इज जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। द वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी डब्ल्यू वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं और फोर्स को एफ से, तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू एफ। एंड सेकेंड, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करें एस से, तो आपका वर्क डन डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू एस। अब इस तरीके से अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हमारा वर्क डन होता है हम निकाल सकते हैं। यानी वर्क डन को कैलकुलेट करने का, फाइंड आउट करने का ये आपका एक फार्मूला है कि W इक्वल टू एफ इंटू एस, वेयर एफ इज़ द फोर्स एंड एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। दैट इज क्लियर। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर यू कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर्स। तो work done is directly proportional to F and directly proportional to displacement S after combine W equal to F into S. F is force, S equal to displacement. तो इन फाइनली हम कह सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट इज क्लियर। The work done on an object is product of the force applied and displacement, यानी work done equal to force into displacement, W equal to F into S। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि what is the unit of work done। unit of work done, तो जैसा कि आप जानते हैं W equal to F into S होता है और फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन, एंड S मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होता है मीटर। तो फाइनली वर्क डन की यूनिट क्या हो गया? न्यूटन इंटू मीटर्स। वर्क डन की यूनिट क्या हुआ? न्यूटन इंटू मीटर्स, या हम इसी न्यूटन इंटू मीटर को जूल नाम दे सकते हैं। तो यानी वर्क डन का यूनिट आपका हो गया जूल और न्यूटन इंटू मीटर्स। अच्छा, वर्क डन आपका कैसी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज है, यानी इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होते हैं। तो व्हाट इज़ द 1 जूल? अगर हम 1 जूल को डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ 1 जूल, तो 1 जूल आपका वर्क डन यानी W इक्वल टू 1 जूल। तो जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो कितना होना चाहिए? 1 न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो कितना होता है? 1 मीटर। तो इट इज़ डिफाइंड एज 1 न्यूटन ऑफ द फोर्स दैट काजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड 1 जूल। क्लियर। यानी 1 joule is defined as 1 Newton of force that cause a displacement of 1 meter on the body in the direction of force। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वह ऑब्जेक्ट उस फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो उस पर जो वर्क डन लग रहा है वो हमारा कितना होगा? 1 जूल होगा। क्लियर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर वह ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो हमारा जो उस पर वर्क डन किया गया वह 1 जूल होता है। दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट योर टॉपिक इज डिफरेंट केस ऑफ वर्क डन। कई केसेज में हम वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग केसेज होते हैं, अलग अलग कंडीशन होते हैं, उस पर हम वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो आई थिंक 4 केसेज आपके वर्क डन के हैं जिस पे हम अलग अलग केसेज पे निकालते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F इंटू एस। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सपोज करिए कि उसका दिया हुआ है कि इस पे इतना फोर्स लग रहा है और ये इतनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करें, तो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम कुछ स्पेशल केसेस की स्टडी करते हैं जिसमें देखते हैं कि उसके वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट केस इज़ दैट व्हेन द फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ थीटा
विथ दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि फोर्स जो आपका लगता है वो कुछ ऑब्जेक्ट से एंगल बना करके फोर्स एक्ट करता है। तो हम ऐसे केसेस में उस पर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे अगर उसके हॉरिजेंटल में फोर्स उस पर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और इसके बाद में हॉरिजेंटल पे फोर्स लग रहा है और वो उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर फोर्स आपका हॉरिजेंटल में ना लग करके कुछ एंगल ऑब्जेक्ट से बनाते हुए एंगल पे फोर्स एक्ट करेगा, तो उसके लिए आपका क्या फार्मूला होगा वर्क डन का, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। थीटा आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल। तो नेक्स्ट फार, जैसे हमने मान लिया कि ये एक कार है, कार का खिलौना है और एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और ये आदमी इसको खींचते हुए लेके जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर ये इसको खींचते हुए ले जा रहे हैं तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो फोर्स लग रहा है आपका वो स्ट्रिंग के से इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका फोर्स है, तो इसके बीच में जो एंगल लग रहा है हम ये मान लेते हैं कि थीटा है, राइट। आई थिंक दैट कि अगर आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ऐसे कंडीशंस में हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज वर्क डन। तो देन दिस इज एंगल थीटा बना रहा है, तो हम इस पे फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन आपका, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने माना कि ये जो फोर्स आपका लग रहा है वो आपका कितना है, ये इसके दो एक्सिस होंगे। एक तो आपका ये हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये हमने शो कर दिया एक्स एक्सिस पे, और इसके ऊपर आपका हो गया वाई एक्सिस। अब हम देख रहे हैं कि जो फोर्स आपका लग रहा है उसके बीच में क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का एंगल क्या है, थीटा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आप साइन कॉस टेन यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा आई होप। तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि व्हेन द फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वहाँ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम मानते हैं कि जो एक्स आपके डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ एक्स है। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो एफ एक्स है, और थीटा एंगल पे जो आपका फोर्स है वो आपका फाइनली क्या है, एफ। यानी एफ के हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजेंटल मतलब हुआ आपका एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस, तो हम दोनों में ब्रेक करेंगे फोर्स को। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम फोर्स लेंगे तो वो हमारा होगा एफ एक्स, और वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारा होगा एफ वाई। तो दो कंपोनेंट फोर्स के हुए, हॉरिजेंटल में एफ एक्स एंड वर्टिकल में एफ वाई। तो यहाँ हमारा जो फोर्स एफ एक्स लग रहा है, तो अब अगर हम इसमें लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा अगर हम लेते हैं तो होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अब बेस यहाँ पे आपका क्या है, एफ एक्स है। बेस की जो वैल्यू है ये क्या है, एफ एक्स है, और हाइपोटेनस का मतलब हुआ ये, तो हाइपोटेनस आपका क्या है, यहाँ पे एफ है। तो फाइनली कॉस थीटा इक्वल टू एफ एक्स अपान एफ, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो दैट मीन्स जहाँ आपका फोर्स था एफ इंटू एस, अब वहाँ एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट आपका वही एस। तो फाइनली वी फाइंड आउट दैट वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, या डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो ये रिमेंबर आप रखें कि अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे एंगल में लग रहा है, एंगल पे एक्ट कर रहा है, और वो एंगल हमने मान लिया थीटा है, तो वहाँ जो आपका वर्क डन का फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यू रिमेंबर दैट, क्लियर। अगर फोर्स ऑब्जेक्ट पे कुछ एंगल बना के लग रहा है तो वहाँ वर्क डन का फार्मूला होगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, या ये देखिए थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर सेकंड केस। तो डिफरेंट केस ऑफ वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं। पहला केस आपका हो गया, और हम सेकंड केस देखते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी द वर्क
when force applied perpendicular to the direction of motion of the body, then work done is equal to the 0. ये अगर ये हो रहा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो आपका अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहे हैं तो उसका उस समय जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। कैसे, हम इसको आपको दिखाते हैं। हमने मानते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी द वर्क डन इक्वल टू द 0। हमने ये मान लिया कि एक आदमी है जो अपने ऊपर कुछ वेटेज को लेकर के जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर आप देखें तो क्या है, एक्स एक्सिस पे है और उसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो फाइनली आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स जो इसके ऊपर ऐड कर रहा है ये ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा है। फोर्स इसी वेट की वजह से तो लग रहा है जिसका डायरेक्शन क्या है, नीचे है। तो मोशन और फोर्स के बीच में अगर आप एंगल देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री है, यानी कितना है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कंडीशन में हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज वर्क डन या अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन एंगल इज 90 डिग्री। तो देन वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, एफ एस रहेगा, कॉस थीटा की वैल्यू है कितना, एंगल बन रहा है 90, तो कॉस 90 रखेंगे और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हम यहाँ कॉस 90 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 0 और 0 से जब ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली वर्क डन इक्वल टू 0। क्लियर। तो पहले केस में आपने देखा कि जब फोर्स लग रहा था किसी एंगल पे, फोर्स एक्ट कर रहा था, तो वहाँ फार्मूला आपका वर्क डन का चेंज हो गया, एफ एस कॉस थीटा हो गया। सेकंड केस आप देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट के मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, तो 90 डिग्री होने पर जो वर्क डन आपका होता है 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू होता है 0 और 0 जब हम पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 0। यानी अगर कोई भी पर्सन अपने सर पे कितना भी वजन चीज़ लेकर के चल रहा है तो साइंस उसे वर्क डन नहीं मानती है कि उसने कोई काम किया, क्योंकि वहाँ पे वर्क डन उसका क्या हो गया, 0। क्लियर। यानी अगर आप अपने सर के ऊपर 50 किलो का वेट ले करके आप कितनी किलोमीटर की यात्रा कर लें, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो फिर भी साइंस के नज़र से देखा जाए तो कोई काम आपने नहीं किया, यानी आपका वर्क डन क्या है, 0। ये डिफरेंस है साइंस के वर्क और डेली रूटीन के वर्क की डिफिनेशन में। ओके, आई थिंक आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि वर्क डन के लिए कंपलसरी है कि डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ सेकंड केस कि अगर मोशन हो रहा हो और डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 हो तो वहाँ पे वर्क डन आपका 0 होगा। एंड अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस का। केस थर्ड, डिफरेंट केस ऑफ वर्क डन इज केस थर्ड, व्हेन फोर्स इज सेम डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अगर जो आपका फोर्स है वो जिस तरफ ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में भी फोर्स लगे, नहीं सेम डायरेक्शन दोनों का हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुएं से एक बकेट से आप पानी निकाला जा रहा है, तो मान लिया जाए एक आदमी ये निकाल रहा है, तो इस पे रोप के जरिए ये यहाँ पे क्या करता है, ये फोर्स लगा रहा है, यहाँ से फोर्स, और फोर्स का डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की ओर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है बाल्टी में जो पानी है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर्स। तो अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्लियर्स। अगर हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखें तो ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। तो अगर हम देखें तो फोर्स भी ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी इनके बीच का एंगल जो है कितना है, 0। इनके बीच का एंगल कितना है, 0। क्लियर। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा। तो अब ऐसी कंडीशन में हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे तो हम उसको मैं आपको बता देंगे। जैसे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 एंड cos 90 की वैल्यू
0। क्लियर। तो देन हियर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इस पूरी वैल्यू आपको लिख देते हैं। तो देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस। तो वर्क डन जो आपका आया वो कितना आया, Fs यानी पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो वहाँ हमारा जो वर्क डन की वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो व्हेन एवर द फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शंस टू दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, देन वर्क डन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। एंड अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ केस के बारे में। तो व्हेन फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब अगर फोर्स जो आपका अप्लाई हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे ऐसी कंडीशन में कि क्या आपका वर्क डन होता है। समझ पा रहे हैं आप। यानी इस बार जो फोर्स लगेगा वो डिस्प्लेसमेंट के क्या लगना चाहिए, अपोजिट लगना चाहिए। तो इसको हम आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। हम उसी सेम एग्जांपल को ले लेते हैं। हमने माना कि जो आप अभी डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, हम कुएं से इस पानी को निकाल रहे हैं। अब हमारा ये जो बकेट है इसमें पानी भरा हुआ है। अगर हम देखें तो कुएं के नीचे की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, उसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अगर मान लिया जाए आप फोर्स लगाना बंद कर दें तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ ही तो जाएगा। तो अगर मान लो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कंसीडर करें तो देखो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है वो उसका फोर्स किधर है, नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कहाँ है, ऊपर है। तो अभी तो देखो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गए, यानी फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अपवर्ड। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है। तो हमारा इस हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखते हैं। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। फोर्स और इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना आपका 90 डिग्री, इतना आपका 90। तो टोटल आपका जो बीच में एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके। यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शंस अपोजिट होंगे तो उनके बीच के जो एंगल होंगे वो 180 होंगे। अब हम इसको पुट करते हैं आपके फार्मूले में, वर्क डन W इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी हो गई, 180 डिग्री। तो थीटा के जगह पे हमने रखा 180। तो फाइनली हमारा आया कॉस 180 डिग्री की वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो वर्क डन इक्वल टू -Fs। तो केस फोर्थ का जो हमारा रिजल्ट है वो हम कह सकते हैं कि व्हेन फोर्स इज अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, देन फाइंड आउट द वर्क डन इज योर नेगेटिव। वर्क डन इज नेगेटिव। तो ये आपके 4 केसेस थे जिस पे हम अलग अलग आइडेंटिफाई किए कि हाउ टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आई थिंक आप इसको समझ पाए होंगे। पहला आपका था कि जब थीटा एंगल पे फोर्स एक्ट करे तो फार्मूला आपका W इक्वल टू Fs चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपके 4 ऑफ कैलकुलेटेड हुए। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि व्हेन द फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, देन वर्क डन इज ऑलवेज कम्स नेगेटिव। ओके। एंड तो अब हम इस चीज़ को एक समरी में देखते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा, इस चीज़ में कैसे क्या आपने कैलकुलेट किया। फर्स्ट इज, सबसे पहले आपने पढ़ा कि वर्क डन के लिए अगर फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होगा तभी हम उसे वर्क डन कह सकते हैं। क्लियर। तो वर्क डन जो हमारा होता है वो वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड सेकंड चीज़ आपने पढ़ा कि यूनिट ऑफ वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो वो होता है न्यूटन्स मीटर और जूल, न्यूटन इंटू मीटर और जूल। एंड थर्ड इज आपने पढ़ा कि वर्क डन पॉजिटिव व्हेन फोर्स एक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। वर्क डन आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन और फोर्स दोनों क्या हो, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हों। ठीक। एंड वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन फोर्स एक्ट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। और सेकंड केस ये है कि वर्क डन आपका नेगेटिव होगा कब, जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन ऑफ बॉडी होगा, यानी बॉडी का जो मोशन है वो फोर्स लगने के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वहाँ जो हमारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट वर्क डन इज 0 व्हेन फोर्स एक्ट राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी।
अगर फोर्स जो है किसी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर यानी राइट एंगल 90 डिग्री पे अगर एक्ट कर रहा है, फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री है, तो योर वर्क डन इज 0। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो इस तो वहाँ वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करिए कि क्या हुआ। तो आपको ये चीज़ आई थिंक कंसिडर करना ही होगा। तो दैट इज़ यूर थिंग्स इम्पोर्टेंट। तो द वर्क डन इज फोर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये डिस्कसिंग हो ही चुका है। तो देन इसी के बेस पे एक हम क्वेश्चंस को लेकर के समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि ए पोर्टर लिफ्टेड ए लगेज ऑफ 50 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इन ऑन द हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। एक व्यक्ति है जो अपने ऊपर 15 kg का लगेज ले करके 1.5 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ रहा है ग्राउंड से। तो व्हाट इज़ द, तो कितना उस पर वर्क करना पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट का मास दिया है 15 kg यानी m = 15 kg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जितनी दूरी पे वो जा रहा है यानी 1.5 मीटर की दूरी पे वो रख रहा है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g की जो वैल्यू है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो वर्क डन इक्वल टू होता है F × S। अब F जो है वो आपका किस में कंसिडर हो जा रहा है, वेट में, क्योंकि वो मास लेकर के जा रहा है, और वेट होता है m × g। तो m × g × s, तो m का वैल्यू है 15 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर्स पर सेकंड, देन मल्टीप्लाई बाई 1.5, फाइनली वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 225 kg मीटर पर सेकंड, या 225 न्यूटन इंटू मीटर, या 225 जूल। तो ये था आपका वर्क से रिलेटेड वीडियो। आप कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क पे हम दे रहे हैं, उसको सॉल्व ज़रूर करें। क्लियर्स?